हेलो दोस्तों, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू आवर चैनल कृतिका BLLB। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट यानी संविधियों के निर्वचन की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन होंगे। और ये टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले 3-4 सालों में आए, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्हीं पे ये बेस्ड है, ये जो हमारा क्या की सीरीज है। और इसमें जो टॉप 15 क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं में हमने बहुत कुछ कवर करवा दिया है कि आप अच्छे से अगर इनको पढ़ ले तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें। और इन नोट्स की खास बात ये है कि ये जो नोट्स बने हैं तो वो उन्हीं बोर्ड की कॉपियों में ही बने हैं जो कि हम लोग पेपर देते हैं जिसमें कॉपी लिखते हैं, वही कॉपियां हैं, उसी में ये नोट्स बने हैं। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कितना मैटर कितने पेजेस में आता है, हम कैसे आंसर लिखें। और ये जो आंसर आंसर हैं, इसमें हमने केसेस, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इनको अगर पढ़ लेते हो, समझ लेते हो तो आपको इंटरप्रिटेशन में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और बहुत अच्छे से हम समझाएंगे भी आपको। और अगर आप इनका PDF चाहते हो तो इसका PDF हम उसमें टेलीग्राम में अपने अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो जैसा कि हमारा है, संविधियों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, संविधि में निर्वचन की सीमाएं क्या है, ये पहला क्वेश्चन हमारा। और इसी तरह से और भी क्वेश्चन आया, संविधियों के निर्वचन का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र की विवेचना करिए। ठीक है, ये भी वो क्वेश्चन है जो कि कई सालों में, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं। आंसर आपको यही लिखना है जो कि इसमें होगा। तो संविधि का निर्वचन का अर्थ जानने से पहले हम ये जानते हैं कि संविधि क्या है। ठीक है, संविधि जो विधायिका, जो कि हम जानते हो कि विधायिका जो है संसद जैसे कि हमारी है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्य का विधानमंडल। ठीक है, तो ये जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो अधिनियम बनाते हैं किसी भी विषय को लेकर के, ठीक है, तो यही संविधि होती हैं। विधायिका क्या करती है, जनता की इच्छाओं को कानून के माध्यम से लागू करती है। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं संविधि। अब देखते हैं संविधि का निर्वचन। तो संविधि का निर्वचन क्या है? निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय संविधि के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, निर्वचन क्या है? एक अर्थ का निर्धारण करना है, यानी उस संविधि का अर्थ क्या है, विधायिका का आशय क्या रहा था उस कानून को बनाते समय, इसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। ठीक है, जब संविधि जब क्या कि जब न्यायालय में संविधि से जुड़ा कोई मामला आता है, उसी संविधि से जुड़ा, तो न्यायालय उस संविधि के सूत्रों को, उस नियमों को लागू करने का प्रयास करती है। लेकिन जब लागू करने में कोई संदिग्धता आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो न्यायालय को उस संविधि का निर्वचन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तब न्यायालय उस संविधि का निर्वचन करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसके अर्थ का निर्धारण करता है कि इस संविधि को बनाने का उद्देश्य क्या था और इस संविधि का क्या उद्देश्य है। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा निर्वचन है, ठीक है, तो निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका के आशय की खोज करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और हम कुछ राइटर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट ही डेफिनेशन है ग्रे महोदय की। इन्होंने विज्ञान क्या कि सॉरी निर्वचन को विज्ञान कहा है। क्या कहा है? निर्वचन को विज्ञान कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि निर्वचन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का सही अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है, लगाया जाता है, जो विधायिका का आशय रहा हो या अनुमानता आशय हो। यानी ग्रैमोदय ने कहा है कि निर्वचन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का सही अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, जो विधायिका का आशय रहा हो या अनुमानता आशय हो। याद रखिए आप लोग कि जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका अपने अनुसार निर्वचन नहीं कर सकती है। सपोज कोई शब्द दिया गया है, उस शब्द का नहीं पता चल रहा है विधायिका न्यायालय को कि इसका अर्थ क्या है, तो न्यायालय अपने तरफ से कोई शब्द नहीं बता सकती, उसका अपनी तरफ से कोई मीनिंग नहीं दे सकती है। उस क्या कि संविधि को उसे देखना पड़ेगा कि विधायिका का क्या आशय रहा है, उस क्या कि आशय से संदर्भित संबंधित क्या कि कौन कौन से क्या कि शब्द बन सकते हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है,
और न्यायालय जो है वो अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ सकती है, उसे विधायिका के आशय के अनुरूप ही संविधि का निर्वचन करना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा जो क्या की परिभाषा है मैक्सवेल की है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे क्या की विद्वान हैं, और इनकी जो परिभाषा है, इन्होंने क्या कि निर्वचन को पद्धति कहा है। क्या कहा है? पद्धति कहा है। निर्वचन वह पद्धति है जिसके द्वारा न्यायपालिका अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का सही अर्थ निर्धारित करती है। ठीक है, निर्वचन वह पद्धति है जिसके द्वारा न्यायालय अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का सही अर्थ निर्धारित करती है। ठीक है, क्या उस का कि संविधि में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उसका अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, इसका निर्धारण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हो कि क्या है कि निर्वचन क्या है, संविधि का निर्वचन क्या है। संविधियों के निर्वचन में न्यायाधीश संविधि के मूल आशय की खोज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मूल आशय की खोज करते हैं और फिर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, इस प्रकार निर्वचन एक मानव मस्तिष्क का कार्य है जो कि परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक हम केस देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य वर्सेस ठाकुर गंगा सिंह। ये जो केस है इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उनके मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने निर्वाचन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्वाचन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कानून के किसी उपबंध के सही भाव या अर्थ को समझा जा सकता है। ठीक है, यानी निर्वचन क्या है कि निर्वचन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानून के किसी उपबंध के सही भाव या अर्थ को समझा जा सकता है। अब देख लेते हैं हम निर्वचन का उद्देश्य। निर्वचन का उद्देश्य क्या है? तो मैक्सवेल महोदय जो हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में कहा है कि संविधियों के निर्वचन का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि संविधि में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से क्या अर्थ है। ठीक है, संविधि में जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं तो उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनका अर्थ क्या है, क्या उसका आशय क्या है। ठीक है, यह निर्धारित करती है न्यायपालिका। ठीक है, निर्वचन के द्वारा। और इसमें यह भी देखा जाता है कि किसी वाद विशेष में क्या कि व्याख्याकार के द्वारा दी गई जो व्याख्या है वह उपयोगी होती है या नहीं होती है। ठीक है, उसका प्रयोग होता है या नहीं होता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हो इसके दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि विधायिका में क्या कि विधायन में जो भी कानून है उसमें प्रयुक्त जो भाषा है, भाषा का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या आशय है। ठीक है, और दूसरा जो उसका उद्देश्य है किसी वाद विशेष कार में क्या कि किसी वाद विशेष कार के द्वारा दी गई जो व्याख्या है वह उपयोगी है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दो उद्देश्य हैं, और इन दो उद्देश्यों में अगर कभी भी समानता का भाव पाया जाता है, यानी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनकी जो व्याख्याकार के द्वारा जो व्याख्या दी गई है वो अलग है और उसका आशय कुछ दूसरा निकल रहा है, तो फिर हमें निर्वचन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और एक केस इसी से जुड़ा हुआ है, आरएमडीसी बनाम भारत संघ का जो मामला है 1957 का। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधि का निर्वचन निर्माताओं के आशय के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा था कि न्यायपालिका अपने तरफ से कोई भी अर्थ नहीं दे सकती है, ना अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी निर्वचन कर सकती है। उसे जो संविधि का निर्माण जिन्होंने किया है, जो कि हमारे सांसद या विधायिका, ठीक है, तो विधायिका के आशय के अनुरूप ही वो निर्वचन कर सकता है, अपनी अपनी तरफ से नहीं कर सकता है। अब देख सकते हैं हम निर्वचन के प्रकार। निर्वचन जो है हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो है हमारा सामंड ने क्या है कि दो प्रकार के बताए हैं, व्याकरण मूलक या शाब्दिक मूलक। ठीक है, शाब्दिक व्याख्या, दो व्याख्याएं, व्याकरण मूलक या शाब्दिक व्याख्या, दूसरा है तार्किक व्याख्या। तो व्याकरण मूलक व्याख्या क्या है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। संविधियों की व्याख्या का प्रमुख नियम यह है कि किसी संविधि के शब्दों का अर्थान्वयन ज्यों का त्यों करना चाहिए। ठीक है, यानी जो जो हमारा व्याकरण मूलक व्याख्या का नियम है, तो इसके अनुसार क्या है कि शब्दों का जो प्रयोग किए गए हैं, संविधि में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो कि ठीक और सहज स्वाभाविक हो। ठीक है, यानी संविधियों में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका ज्यों का त्यों उसका क्या कि अर्थ निकालना चाहिए। ठीक है,
उसको क्या कि साधारण जो भी उसका अर्थ हो वो निकालना चाहिए, सहज और स्वाभाविक अर्थ देना चाहिए। कोई घुमा फिरा के कुछ अलग शब्द नहीं दिया जा सकता है उसमें, क्योंकि ये जो नियम है तो ये इस सूत्र पर आधारित है। लिटेरा लेजिस, लिटेरा स्क्रिप्टा जो एक सूत्र है, इस क्या के सूत्र पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है लिपिबद्ध किए हुए वैध शब्द ही विधि के परिचायक होते हैं। अतः न्यायाधीश निर्मित भाषा में कोई परिवर्तन एवं सुधार नहीं कर सकता है। प्रथम नियम के अनुसार संविधि का आशय उसी में प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से ही खोजा जाना चाहिए। यानी जब भी न्यायाधीश संविधि का निर्वचन करता है तो उसका पहला कर्तव्य होता है कि पहले वो संविधि का शाब्दिक निर्वचन करे, यानी व्याकरण मूलक व्याख्या करे। यानी उसमें जो भी शब्द दिए गए हैं तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से ही उसके आशय को खोजना। ठीक है। और क्या कि इस पर जो एक केस है, ये क्राफोर्ड बनाम स्पूनर का केस है, ये इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। उसमें यही बताया गया है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वो संविधि का निर्वचन क्या कि व्याकरण मूलक नियमों के अनुसार करे, जिसमें कि उसका सहज और स्वाभाविक अर्थ दे। संविधि के जो शब्द हैं उनका ज्यों का त्यों क्या कि अर्थ निर्धारित करे। ठीक है। और जो तार्किक व्याख्या है, तार्किक व्याख्या जो क्या है कि जब व्याकरण मूलक व्याख्या कोई अनुवांछित एवं आसंगत परिणाम देने लगे तब संविधि के शब्दों का तार्किक व्याख्या किया जाता है। अर्थात जहां संविधि में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो तथा उससे विधायिका का अर्थ स्पष्ट न हो रहा हो, वहां आशय स्पष्ट करने के लिए संविधि के उद्देश्य एवं कथन को देखा जा सकता है। हमने अभी देखा पीछे कि जो व्याकरण मूलक व्याख्या है उसमें जो भी शब्द प्रयोग प्रयोग किए गए हैं, शब्दों का ज्यों का त्यों ही अर्थ दिया गया है। ठीक है। साधारण अर्थ दिया गया है, उस शब्दों से ही उसके आशय को खोजा गया है। लेकिन जब व्याकरण मूलक के द्वारा क्या कि कोई स्पष्ट अर्थ न निकल रहा हो, यानी व्याकरण मूलक व्याख्या से कोई विधायिका का आशय स्पष्ट ना हो रहा हो और कोई अवांछित या असंगत परिणाम निकल रहे हो, तब न्यायालय का कर्तव्य है कि वह तार्किक व्याख्या करे। यानी अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके या अपना थोड़ा सा अपनी अपनी जो सोच है थोड़ा इसका विकसित सॉरी इसका मतलब यूज करके थोड़ा अपने हिसाब से सोच करके उसको क्या कि उसका अर्थ निकालना चाहिए। ठीक है। और उस क्या कि बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं, बिल्कुल अपना मन माना नहीं कर सकता है न्यायालय। उसमें क्या कि उस विधायिका के संदर्भ, उसके उद्देश्य, कारण को देख करके ही क्या कि उसको अपनी तरफ से सोच करके उसका अर्थ निकाला जा सकता है। इसको तार्किक व्याख्या कहते हैं। और इसके आगे भी हम इन दोनों टॉपिक्स को आगे भी कवर कराएंगे। आप वहाँ अगर यहाँ नहीं समझ में आए वहाँ भी आप समझ सकते हो। वैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। ठीक है। इस पर एक केस है SS बोला बनाम BD सरदाना। ठीक है। सरदाना ये जो केस है इसमें यही बताया गया है कि जो संविधि का निर्वचन से अगर व्याकरण मूलक व्याख्या के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट ना हो रहा हो तो न्यायालय को चाहिए कि वो तार्किक व्याख्या करनी चाहिए। संविधि के उद्देश्य, कारण, कथन को देख कर करते हुए उसका क्या के निर्वचन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधि के निर्वचन की सीमाएं। संविधि के निर्वचन की सीमाएं क्या है, न्यायाधीश किस हद तक संविधि का निर्वचन कर सकता है। ठीक है। तो इस पर बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि न्यायालय संविधि का निर्वचन कर सकता है अगर संविधि में कोई कमी है, विधायिका के द्वारा संविधि का निर्माण करते समय अगर कोई कमी रह गई है तो न्यायालय क्या कि उसका कमी को दूर कर सकता है और उसका क्या कि अर्थ जो है अपने हिसाब से दे सकता है। लेकिन बहुत से विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय का काम सिर्फ संविधि का निर्वचन करना है, संविधि की व्याख्या करना है। न्यायालय उसमें कोई अगर कमी रह गई है, कोई शब्द छूट गए हैं या उसमें कोई भूल हो गई है विधायिका से, तो उस कमी को न्यायालय दूर नहीं कर सकता है। वो जो कमी है वो सिर्फ और सिर्फ विधायिका ही दूर कर सकती है, न्यायालय नहीं कर सकती है। ठीक है। जैसे कि लास्की जो है, प्रोफेसर लास्की, इनका कहना है कि निर्वचन की पद्धति का स्वरूप विश्लेषणात्मक कम किंतु व्यवहारिक अधिक होना चाहिए। उसे विधायी विचारधारा के प्रभाव का पता लगाने वाला होना चाहिए, जिससे उस सामाजिक मूल्य को जिसे प्राप्त करना आशयित है पूरा बल प्रदान किया जा सके। परंतु निर्वचन की कुछ सीमाएं हैं। लॉर्ड डेनिंग कहते हैं
कि एक लॉर्ड डैनिंग ने कहा है कि जो संविधियां हैं, संविधि की कमियों एवं विसंगतियों को दूर करना निर्वचन में सम्मिलित माना है। ठीक है इन्होंने। और परंतु कहा है कि न्यायाधीश को उस सामग्री में परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिस पर अधिनियम का ताना बाना बुना गया है। जो लॉर्ड डैनिंग हैं, तो ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने कहा था कि न्यायाधीश को यह अधिकार है कि अगर संविधि में कोई भूल हो गई है, विधायिका से कोई त्रुटि हो गई है, तो न्यायालय उस त्रुटि को दूर कर सकता है, उस कमी को पूरा कर सकता है। ठीक है। लेकिन न्यायालय का कर्तव्य है कि उस संविधि के वो विषय वस्तु में छेड़खानी नहीं कर सकता है। ठीक है। उसकी विषय वस्तु में कुछ नहीं कर सकता है, और उसका जो भी ताना बाना बुना गया है उस अधिनियम का, वो उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता है। ठीक है। और इस पर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं जो कि हमारा है। जैसे कि पहला जो केस है हमारा, वो है कृष्ण गौड़ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में जो हमारे कृष्ण अय्यर हैं, जो कि न्यायाधीश कृष्ण अय्यर हैं, इन्होंने कहा है कि विधि की पुनः रचना न्यायाधीश नहीं कर सकते, चाहे नागरिकों के रूप में शीघ्र सुधार करने के लिए उनके मत वैसे भी क्यों ना हो। ठीक है। इनका मतलब ये इसके विरुद्ध है कि न्यायाधीश जो है निर्वचन के अलावा उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता है। ठीक है। इनका भी मानना है कि न्यायाधीश क्या कि सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकता है, उसमें सुधार नहीं कर सकता है, और सुधार करने का काम विधायिका का है। ठीक है। और जो एक दूसरा केस हमारा और अर्जुन सिंह बना पंजाब राज्य का जो मामला है, इस मामले में क्या कि उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि किसी अधिनियम की किसी धारा में कोई भूल हो गई है, ठीक है, तो उसका क्या कि उसको सुधार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल को ही है। ठीक है। निर्वाचन के माध्यम से न्यायालय के द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं है, यानी न्यायालय को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। न्यायालय सिर्फ निर्वाचन कर सकता है, उसमें कमी को दूर नहीं कर सकता है। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संविधि के निर्वाचन की सीमाएं क्या हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि न्यायाधीश ने क्या कि निर्वाचन करते समय अगर विधायिका में या विधायन में कोई कमी रह गई है तो उन कमी को दूर कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसकी सामग्री जो विषय वस्तु है उसमें छिड़काई नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ विद्वान बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। उनका मानना है कि नहीं, न्यायाधीश सिर्फ व्याख्या ही कर सकता है, कमी को दूर नहीं कर सकता है, उसको यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्या कि विधायिका को है। विधायिका ही संविधि के क्या कि अगर संविधि में कोई कमी है रह गई है तो उस कमी को दूर कर सकती है, और अगर न्यायालय ऐसा करती है तो कि वो विधायिका के अधिकारों का हनन करेगी अगर न्यायालय उसकी कमी को पूरा करता है। तो इस तरह से ये इसकी सीमाएं हो गई, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से इसके बाकी भी नोट्स आने वाले हैं। ठीक है। बाकी भी वीडियोस आने वाले हैं, आप उन सभी को देखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।